यूनिट स्टूडेंट्स, क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नई सीरीज, जिसके अंदर पहला चैप्टर जो हमने उठाया वो थर्मोडायनेमिक्स उठाया। लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस होंगे। एक्चुअली क्या है, लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चन इसके अंदर हैं जो अभी फिलहाल के पेपर्स हैं, लाइक 18, 19, 20। तो इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें केवल 18 का डिस्कशन होगा, 19 का डिस्कशन होगा, 20 का डिस्कशन होगा। ठीक है, वो मिक्स डिस्कशन होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि जो पेपर बनाए गए हैं वो आपके अभी का जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से बनाए गए हैं। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, जो प्रिपरेशन हमारी चल रही है अकॉर्डिंग टू न्यू जो भी सिलेबस और पोर्शन है उसके हिसाब से चल रही है, अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशंस के हिसाब से चल रही है। तो इसलिए उसके ऊपर जो 18, 19, 20 है उसके ऊपर अलग अलग से जो पेपर है उसका डिस्कशन किया जाएगा मिक्स के अंदर। उसके ऊपर ऐसे चैप्टर वाइज नहीं होगा। लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स के थे क्वेश्चन, लाइक 2017 और उससे पहले के, तो हम उसके ऊपर अभी क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरे साथ आप क्वेश्चन कीजिएगा। करने का तरीका केवल ये है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद कीजिए अटेम्प्ट, नहीं होता तो फिर देखिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू 35.5 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस इक्वल टू 83.6 जूल किलो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट। तो देखिए, स्पॉन्टेनियस की जब बात आती है तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या लगाते हैं हम, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगाते हैं। स्पॉन्टेनियस की बात ही आ रही है तो डिपेंड किस पर करता है, डेल्टा एच पर डेल्टा एस पर। तो ये वैल्यूज तो उसने दे दी हैं। अब वो पूछ रहा है कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए टेम्परेचर के हिसाब पर टेम्परेचर किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से कम ज़्यादा क्या होगा वो बताओ। तो हमें पता है कि अगर रिएक्शन को आपको स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो। यानी कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस लेस देन क्या, टी। ये हो जाएगा आपका। आप करके जब टी डेल्टा, अच्छा मैं एक और लाइन बना देता हूँ, डेल्टा एच लेस देन क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस। तो आप जब नीचे भेजोगे तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच क्या हो गया, लेस देन टी। तो डेल्टा एच कितना दिया गया आपको, 35.5 किलो है, तो 10 पावर 3 रख दीजिएगा वहाँ पर, और नीचे क्या रख दीजिएगा, 83.6। और फिर ये क्या हो जाएगा आपका, लेस देन टी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा अराउंड अराउंड, मतलब जो टेम्परेचर आता है वो 425 के आसपास आता है। तो अगर आपका टेम्परेचर 425 केल्विन से ज़्यादा हुआ तब तो क्या होगा, आपका ये जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड, इंसुलेटेड बोल दिया है तो क्यू जीरो हो गया। ठीक है, कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जब भी होता है यानी कि प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल। तो पी एक्सटर्नल कितना दिया गया आपको, 2.5। वी इनिशियल आपको दिया गया 2.50 लीटर, वी फाइनल दिया गया आपको 4.50 लीटर। आपसे क्या पूछा गया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन जूल्स। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू तो जीरो बोल दिया है, तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, आपके डब्ल्यू के। तो डेल्टा यू इक्वल टू, अब एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क सिस्टम कर रहा है तो वो तो हमें माइनस तो लगाना ही होता है वैसे भी। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल 2.5 वी टू माइनस वी वन 4.5 माइनस 2.5। तो इससे हमारा क्या पता चल जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आता है -505 जूल। ठीक है, आपको जब सॉल्व करोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। मेरा काम है आपको बताना कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या डील करने का तरीका रहेगा। बाकी कैलकुलेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको आनी चाहिए कैलकुलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज्ड आइसोथर्मली फ्रॉम पी इनिशियल टू पी फाइनल, द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय। तो ये जो एंट्रोपी चेंज है वो दिया जाता है, आपको प्रेशर के टर्म में देना है तो वो लिखा जाता है एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। यहाँ पर पी वन आपका इनिशियल है, ठीक है, और पी टू आपका फाइनल है। इसमें तो क्योंकि आइसोथर्मल है तो टी टू इक्वल टू टी वन हो जाएगा। तो ये टी टू इक्वल टू टी वन हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, वन। जब ये वन बन जाएगा तो एल एन वन की वैल्यू जीरो होती है, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो डेल्टा एस आपको किसके बराबर आ गया, एन आर एल एन पी वन बाय पी टू, यानी कि पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है।
तो डेल्टा जी आपका लेस देन जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, ये भी लेस देन जीरो हो, ये पॉजिटिव हो, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, ये चलेगा। या फिर ये लेस देन जीरो हो, ये इक्वल टू जीरो होगा तब भी चलेगा, क्योंकि डेल्टा जी तो क्या आने वाला है, नेगेटिव आएगा इससे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब उस वक्त किस तरीके से चेंज किया होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट होगा इसी तरीके से। ठीक है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच का लेस देन जीरो होना जरूरी है, डेल्टा एच का ग्रेटर देन जीरो, ताकि ये नेगेटिव बनेगा पूरा, ये तो नेगेटिव बन ही जाएगा डेल्टा एच, जिसकी वजह से क्या होगा आपका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए डेल्टा एच लेस देन जीरो है, इसको जीरो बोल दिया तो ये खत्म ही हो गया। तो डेल्टा जी क्या होगा आपका, वैसे भी लेस देन जीरो आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा आपका डेल्टा एच लेस देन जीरो। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर लगाने की जो बारी आएगी, तो उसमें आप ये सोच सकते हो कि डेल्टा एस जीरो का कैसे कर दिया उसने, क्योंकि डेल्टा एस इक्वल टू जीरो केवल और केवल होता है एट जीरो केल्विन। और बिन और ऐसे ऑल टेम्परेचर का मतलब जीरो केल्विन, तो मुझे नहीं लगता वो सोच भी रहा होगा। तो इसका मतलब आपको ये वाली जो टर्म है इसको इग्नोर करना है, यानी कि सी को आपको इग्नोर करना है। तो बेस्ट आंसर जो यहाँ का आंसर होगा वो ए होगा, कि जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इरेज करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये जो रिएक्शन है लिक्विड वेपर, तो जब भी कोई इक्विलिब्रियम आता है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऑल इक्विलिब्रियम कंडीशन, उस पर आपका क्या होगा डी एल एन पी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा एच, वेपराइजेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ पर डेल्टा एच होता है, जो कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर मैं मान लीजिए सॉलिड और लिक्विड के बीच में लिख देता, सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम कर देता, तब भी ये रिएक्शन बैलेंस, ये रिएक्शन आप लगा सकते थे। ठीक है, जब कंडीशन कुछ और होती, बस उतना होता। लेकिन ये उसको क्लॉसियस क्लेप्रोइन रिएक्शन वो इक्वेशन बोला जाता है, क्लॉसियस क्लेप्रोइन। आई थिंक स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्लॉसियस क्लेप्रोइन करके इसका नाम है। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये दिया था कि आपका डेल एन पी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो याद रखने वाला था थोड़ा सा, अगर आपको याद होगा तो और जल्दी हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू सीओ टू इज -393। हमें पता है कंबशन की रिएक्शन नेगेटिव ही होती है, तो वो बोल रहा है कि सी प्लस ओ टू से सी ओ टू जो बनाया है उस केस में जो आपका कंबशन का रिएक्शन है वो -393.5 है किलो जूल पर मोल, ये आया है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ सी ओ टू। तो यहाँ पर ये 1 मोल के फॉर्मेशन के लिए इतना निकला है, मतलब 1 मोल CO2 जब फॉर्म हुआ है तो कितना हीट रिलीज हुआ है -393.5। तो आपका इसको मोल में कन्वर्ट कर लो आप 35.2 को, तो क्या होगा 35.2 अपॉन 44, क्योंकि मोल क्या होता है आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने क्या, सॉरी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 35.2 अपॉन 44 ये मोल हो गए। CO2 कितना करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 393.5 से आपको क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी सॉल्व करने पर आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। एंड आई थिंक इसका आंसर 315 के अराउंड आता है। ठीक है, तो डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस। एडजॉर्प्शन एक्चुअली होना तो यहाँ का क्वेश्चन नहीं चाहिए था। मान लीजिए आपका सरफेस है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब आपके कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स आकर एडजॉर्ब होते हैं, तो एडजॉर्ब होने से क्या हो रहा है कि जो रेंडमनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रेंडमनेस मतलब कि पहले जब मूव कर रहे थे फ्रीली थे, लेकिन जब चिपक जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रेंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सरफेस के ऊपर आकर जाके जुड़ जाना। तो जब रेंडमनेस कम हो जाएगी तो डेल्टा एस लेस देन जीरो होगा। तो हमें पता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का लेस देन होना जरूरी है। अब यहाँ पर डेल्टा एस तो लेस देन जीरो हो चुका है क्योंकि ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। तो ये अगर लेस देन जीरो हुआ तो ये लेस देन जीरो और ये नेगेटिव आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, पॉजिटिव। यानी कि एक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ कि डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस हो चुका है, जिसमें डेल्टा एस की वैल्यू में पुट कर चुका हूँ। तो अगर मुझे डेल्टा जी को क्या करना है, लेस देन जीरो बनाना है, क्योंकि टी तो नेगेटिव नहीं होगा आपका, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जीरो केल्विन तक जा सकता है, इसके नीचे नहीं जाता है। तो डेल्टा एच को क्या होना पड़ेगा, हाईली एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा एच को क्या होना पड़ेगा, लेस देन जीरो होना पड़ेगा। अगर इस प्रोसेस को आपको कैसा करवाना है, स्पॉन्टेनियस करवाना है तो शुड बी हाईली नेगेटिव। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसको इरेज कर देता। नेक्स्ट है, फॉर द रिएक्शन H2O4 लिक्विड से 2XO2 गैस बन रहा है, डेल्टा यू दिया हुआ है, डेल्टा एस भी दिया हुआ है आपको
यूनिट से तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कैलोरी में ही है और आंसर भी कैलोरी में पूछे हैं। एट 300 केल्विन क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें पता है कि डेल्टा एस के, जो डेल्टा एस की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एस तो आपको दे दिया 20 कैलोरी केल्विन इनवर्स। अब हमें अगर डेल्टा जी निकालना है तो हमें क्या चाहिए होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस हमें पता है, टेम्परेचर हमें 300 केल्विन भी पता है, डेल्टा एच नहीं पता है। तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू कितना दिया आपको? 2.1 किलो, इसको किलो बोलो या मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस डेल्टा एन जी मतलब क्या होता है? गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट। जो भी मोल्स होते हैं, गैसियस मोल्स कितने हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 है, और रिएक्टेंट में क्योंकि लिक्विड है तो हमें वहाँ पर गैस तो कुछ है ही नहीं, तो 2 माइनस जीरो करोगे तो कितना आएगा? 2। आर कितना होता है? 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 8.314 इंटू 300 केल्विन, ये क्या है आपका? डेल्टा एच। तो यहाँ से डेल्टा एच मान लीजिए सॉल्व करने पर एक्स आया, एक्स कुछ भी कैलोरी, ठीक है। तो हम इसको पुट कर देंगे डेल्टा जी वाली वैल्यू के अंदर, तो वहां पर हम इसको एक्स माइनस टी डेल्टा एस 300, और डेल्टा एस कितना है आपका? 20 कैलोरी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा जी की कुछ वैल्यू आएगी, आंसर मुझे आई थिंक याद था, तो आंसर इसका बी आएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बी आना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन आपका 8। देखिए कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, मेरा काम आपको मतलब चीज़ों को समझाना है कि करना कैसे है। अब 2 इंटू टू भी आप नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, अ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज। तो हमें पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? ई एफ माइनस ई ए बी होता है। अगर ये दोनों मतलब एक्टिवेशन एंड फॉरवर्ड की माइनस बैकवर्ड की, तो अगर ये दोनों सेम है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका? जीरो। डेल्टा एच के जीरो होने से कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपका डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अगर ये जीरो हो गया तो इस जीरो, डेल्टा जी के जीरो होने के लिए डेल्टा एस का जीरो होना जरूरी है, बट ऐसे डेल्टा जी जीरो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर रिएक्शन चल रही है तो डेल्टा एस कुछ ना कुछ तो होगा, तो ना तो डेल्टा जी जीरो होगा ना डेल्टा एस जीरो होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली नाइन्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा उसके ऊपर गौर करते हैं। When 5 liter of a gas mixture of methane and propane is perfectly combusted at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure, so 16 liter of oxygen at the same temperature and pressure is consumed। कहने का मतलब ये है, आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि जब आप रिएक्शन लिखोगे इसकी, जो CH4 की बैलेंस करने की रिएक्शन होती है वो क्या होती है? CH4 ऑक्सीजन, CO2 और ये H2O। कितने H2O खर्च हो गए भाई? तो यहाँ पर आप इसको 2 लिख दोगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो अगर इसको 4 लिखा तो इसको भी 2 कर दूं, तो ये बैलेंस हो गई यहाँ पर। C3H8 क्या होती है? C3H8 में ऑक्सीजन, CO2 और ये क्या है आपका? H2O। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो 10, ये कितना है आपका? 2, तो ये कितना हो गया? 3 2 जा 6, 4 3 2 जा 6 हो गया ना, और ये 5 लिखा है, 4 2 जा 8 हो गए बैलेंस, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है। अब इसमें ये बोला गया है, मान टोटल मोल एंड टोटल, यानी कि आपका मैं ये बोल सकता हूँ एन ऑफ CH4 प्लस एन ऑफ C3H8, वो कितना होगा आपका? 5 लीटर दिया है तो 5/22.4, तो 5/22.4 जब आप करते हो तो 5/22.4 करने पर मान लो आपको, अच्छा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक सेकंड इसलिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके सामने ही। तो 5/22.4 करने पर आपको मिलता है 22.4, तो ये आपको मिलता है यहाँ पर 0.223, ठीक है। अब ये यहाँ पर मिला आपको, फिर उसके बाद हमें ऑक्सीजन के लीटर भी दिए हुए हैं, कितनी ऑक्सीजन फॉर्म हुई है वहाँ पर, तो एन ऑफ ऑक्सीजन, ये टोटल ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन जो 5 लीटर ऑफ गैस लेने पर हमें क्या हुई है? कंज्यूम हुई है। तो एन ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16/22.4, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 16/22.4, तो ये आपका राउंड राउंड आता है 0.71, ठीक है, इतना मोल आया। अब मान लीजिए मैंने क्या बोला आपको, मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये जो मेरे इसके मोल हैं एन CH4 के मैंने एक्स ले लिए, और C3H8 के कितने हो जाएंगे फिर? 0.223 माइनस एक्स, 0.22 माइनस एक्स कर देता हूँ, इतने हो गए। तो यहाँ पर देखो एक एक करके करते हैं कि 2x, यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कितना? 1 मोल CH4 2 मोल कंज्यूम कर रहा है, तो x मोल कितना करेगा? 2x करेगा, प्लस आपका 0.1 मोल 5 मोल ऑक्सीजन के साथ कंज्यूम हो रहा है, तो 0.22 माइनस एक्स कितना कंज्यूम कर रहा होगा? 5। तो 5 इंटू 0.22 माइनस एक्स करूंगा मैं, इक्वल टू ये टोटल गैस कितनी के बराबर है? 0.71 के, जो कंज्यूम हुई है हमारी, ठीक है।
एक्चुअली देखो क्या है, इतना जो 5 लीटर हमें दिया हुआ था उसी के साथ मैंने क्या करा है, सॉल्व किया ना इसको, कि भाई 5 लीटर दिया हुआ तो इतने मोल थे, यानी कि इन दोनों के टोटल मोल 0.22 थे, जिसमें इतनी ऑक्सीजन गैस कंज्यूम हो गई। अब वो ऑक्सीजन गैस कितनी कंज्यूम हुई वो भी उसने बता दिया 16 लीटर, तो मैंने यहाँ 16 लीटर लिख दिया। 16 लीटर लिख कर उसके मोल निकाल लिए, तो उसके मोल कितने आए 0.71। तो 0.71 का मतलब है आपका कि इतने 0.223 मोल ऑफ टोटल ने 0.71 क्या किया, कंज्यूम किया। अब हमें तो क्या करना है, हमें बताना पड़ेगा ना कि कितना बना है आगे, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कितनी हुई है वो तो हमें बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी जरूरी है। तो एक्स की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने पर आपका 0.13 आता है। तो 0.13 किसका हो गया आपका, CH4 के साथ कितना चला गया 0.13, यानी कि 0.22 में 0.13 किसके थे CH4 के, तो 0.9 किसके होंगे C3H8 के, सॉरी 0.09 किसके होंगे C3H8 के। क्लियर। तो अब क्या है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक ये चीज देखते हैं कि अब इतना तो कर लिया, तो उसने बोला है कि टोटल कितनी की जो हीट हुई वो रिलीज हुई है। तो एक मोल पर, ये पर मोल लिखा हुआ है, तो एक मोल पर 890 है, तो 0.13 पर कितना होगा 0.3 इंटू 890 डेल्टा एच टोटल। ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर C3H8 ने कितना किया 2220, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 2220 इंटू 0.9, क्यों, क्योंकि 1 मोल ने कितनी हीट कंज्यूम किया आपकी 2220 किलो जूल पर मोल। तो आपका 0.9 जो आया वो कितना करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आता है वो आंसर होगा आपका, आई थिंक 10 का आंसर होता है बी। ठीक है, 317 के आसपास आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर। तो आपको आई होप समझ में आ गया, और फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको यहाँ पर डाउट है। चलो इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सी रिएक्शन आपका फॉलो कर रही है, इसमें बताना है देख कर ही, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे, क्योंकि CO प्लस हाफ O2 CO2 ये तीनों एक के अंदर हैं, और इसमें CO2 है इसमें CO है। कहने का मतलब ये है कि CO CO2 अगर एक ही रिएक्शन के अंदर है तो इन दोनों के जोड़ने या मल्टीप्लाई करने पर ही ये थर्ड इक्वेशन आई होगी। तो CO2 तो मेरा इधर की साइड ही है, प्रोडक्ट साइड में राइट साइड, लेकिन CO मेरा लेफ्ट साइड है, तो मैं क्या करूंगा 1 - 2 करूंगा तो वो 3 के इक्वल हो जाएगी। तो 1 कितना है आपका x माइनस वाई इक्वल टू क्या z, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका y प्लस जेड, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका b। क्लियर। 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है कि डेल्टा एस नॉट कैसा है आपका, पॉजिटिव है। तो डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव कब होता है, जब प्रोडक्ट साइड में बनने वाले गैसियस मोल्स का नंबर क्या होता है आपका, ज़्यादा आता है। ठीक है, जब भी गैसियस मोल्स आपके जैसे ज़्यादा इन द सेंस कि आपका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि आपके एन जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन क्या होगा एनजी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि पहले से जो रिएक्टेंट साइड थी, तो रिएक्टेंट साइड में जितने भी गैसेस मोल्स थे वो पहले से बढ़ गए, प्रोडक्ट में जाकर बढ़ गए हैं। तो एंट्रो इसका मतलब क्या रैंडमनेस और बढ़ गई है, तो डेल्टा एस नॉट यानी कि जो आपकी एंट्रोपी वो भी बढ़ जाएगी। तो उसने जो बोला है कि एंट्रोपी पॉजिटिव वो तब आ सकती है जबकि आपका जो आपका डेल्टा एनजी होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमें यही निकालना है। तो एक एक करके देखते हैं। जब हमने पहला पकड़ा, पहले के अंदर क्या होगा 1 - 1/2 आएगा डेल्टा एन जी, यानी कि वो कितना आएगा आपका 1/2। सेकंड वाले के अंदर हमने देखा डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, तो डेल्टा एन जी कितना आ रहा है 1, प्रोडक्ट साइड में केवल CO का 1 है, और उधर की साइड कितना है 3/2। 1 किसका है CO का, 1/2 किसका है आपका CO2 गैस का। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका नेगेटिव आया, ये -1/2। तो ये नेगेटिव आया। फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे फोर्थ वाले डी ऑप्शन की, तो डेल्टा एन जी 0 आएगा उसका, यानी कि एंट्रोपी में कोई चेंज ही नहीं आया था। और इस वाले की बात करें सी वाले की, तो इसमें क्या होगा, ये सॉलिड है, तो 0 प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का 1/2, तो ये कितना हो गया आपका -1/2, यानी कि केवल एक ही रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर आपका जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब डेल्टा एन जी पॉजिटिव, यानी कि जो गैसेस मोल्स है वो पहले से ज़्यादा बढ़े हैं, और जितने ज़्यादा गैसेस मोल्स बढ़ेंगे उतना ही आपका जो एंट्रोपी क्या होगा, मतलब रैंडमनेस बढ़ेगी और डेल्टा एस उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 1.435 किलो कैलोरी पर मोल, द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको दे दिया है, तो डेल्टा एस क्या होगा आपका डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच कितना है 1.435, जब भी इक्विलिब्रियम आता है तो क्या होता है डेल्टा एच बाई टी होता है।
डेल्टा जी तो जीरो हो जाता है, तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा एच बाई टी, तो 1.435 जीरो डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। जब आप ऐसा करेंगे, अच्छा वो ऊपर किलो भी है तो 10⁻³ यानी 1000, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर आंसर, तो वो मिलेगा आपको सी यानी कि 5.260 कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा वेपराइजेशन एच नॉट फॉर वाटर दिया हुआ है आपका 14.66 है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज, तो डेल्टा एच क्या होता है, देखो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, वेपराइजेशन है ना, तो वाटर से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, यानी कि 1 मोल, या ऐसे लिख लो इसको, H2O लिक्विड से क्या बन रहा है, H2O गैस, ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ से सबसे पहले तो डेल्टा एन जी निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये 1 माइनस, ये इधर तो लिक्विड है तो जीरो, तो 1 आ गया। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब हमें डेल्टा यू पूछा गया है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी हमें बताना है। डेल्टा एन जी 1 आया है, आर आपका 8.314 होता है, टेम्परेचर 100 यानी कि 373 केल्विन लेना है। डेल्टा एच कितना दिया, 40.66 किलो है, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि ये जूल में है, ये किलो में है, तो किलो जूल में है, तो इसको हमें किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आई थिंक पॉजिटिव में आंसर आएगा, और आंसर कुछ होगा आपका 37 प्लस 37.56, तो 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, डोंट वरी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा काम केवल आपको यहाँ तक उस चीज़ तक पहुँचाना है जहाँ पर आपको 2 into 2 करना है बस। Next step, the enthalpy change for the transition of liquid water to steam is 30 किलोजूल पर मोल 27 डिग्री सेल्सियस। तो अभी एंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांजिशन वाटर टू स्टीम हो रहा है भाई, वाटर टू स्टीम यानी कि इक्विलिब्रियम पर ही हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है। इसमें क्या करोगे आप, इस वाले के अंदर आप डेल्टा जी इक्वल टू क्या, आपको डेल्टा एच क्या निकालना है, क्या रखना है, डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा क्या करते हैं अपन, डेल्टा एच अपॉन टी। ट्रांजिशन जब भी होता है, ट्रांजिशन हो इक्विलिब्रियम आए, जब भी कभी भी ऐसा होता है, तो उस केस में आपका डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी लगता है। डेल्टा एच आपका 30 किलो जूल दिया हुआ है, ये 30 किलो कर दिया हमने, किलो की वैल्यू पुट कर दी। टेम्परेचर 27 यानी कि 300 हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 100, तो ये क्या हो गया 100 जूल हो गया, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 4H2H2 इज -869.6 किलो जूल। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एचएच बॉन्ड, देखिए जब भी बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन किया जाता है तो बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होती है 1 मोल के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 मोल फॉर्म हुआ है यहाँ पर आपका, किससे, -8, मतलब 2 बॉन्ड जब 2 मोल जब फॉर्म हुआ, तब एंथैल्पी जो रिलीज हुई थी वो कितनी थी, -869.6। क्लियर। अब इसको उल्टा लिखो, उल्टा लिखो मतलब 2H2 से जब आपने 4H बनाए तो कितनी एनर्जी लगी, 8 प्लस हो जाएगा, ये रिएक्शन उल्टी कर दिया आपने, किलो जूल, इतनी एनर्जी आपको लगी। तो जब 2 मोल को कन्वर्ट करने में इतना लगा, तो पर मोल यानी कि आपसे 1 मोल के हिसाब से बताना होता है इसके अंदर। तो एक देखो, बॉन्ड एनर्जी डिफाइन 1 मोल के लिए होती है, आप समझो इस चीज को। तो इन्होंने 2 मोल के लिए दे दिया, तो 2 मोल के लिए अगर इतना लग रहा है तो 1 मोल के लिए कितना होगा, तो 1 मोल के लिए कितना होगा आपका 869.6/2। अगर 2 मोल के लिए इतना है तो 1 मोल के लिए बाय 2, तो बाय 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 434.8, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। क्लियर। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन तो Q इक्वल टू 0, ठीक है, और जो आपका एक्सपेंशन होता है उसके अंदर टेम्परेचर का भी आना जाना नहीं होता है, तो डेल्टा टी भी 0 होता है। डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू भी 0 होगा, अगर ये भी 0 तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, ये 0 ये 0, दोनों 0 तो डब्ल्यू भी 0, कहने का मतलब सब 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा आपका। ठीक है। जो आपका फ्री एक्सपेंशन होता है, मतलब ये इस तरीके से होता है फ्री एक्सपेंशन, जिसमें टेम्परेचर का आना जाना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब कांस्टेंट हो ही जाएंगी तो सब क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर आ ही गया, सारा 0 है। तो आज का यहीं रोकते हैं, 17 क्वेश्चन तक करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। टोटल आई थिंक इसके अंदर 75 क्वेश्चन में लेकर चल रहा हूँ, तो 75 क्वेश्चन आई थिंक इनफ है आपकी प्रैक्टिस के लिए। बस आप लग कर मेहनत कीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए, आपको अवश्य जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।